बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मीर शकील अहमद है और आज हम नी के एक लिगामेंट के ऊपर बात करेंगे जिसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या एसीएल लिगामेंट का नाम दिया जाता है। एसीएल इंजरी क्यों होती है? एसीएल इंजरी के बाद रिकंस्ट्रक्शन उसकी कैसे की जाती है? उसकी क्या प्रोटोकॉल्स हैं? एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की रिहैबिलिटेशन कैसे की जाती है और एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूजली एसीएल की इंजरी स्पोर्ट्स इंजरी समझी जाती है। जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, उनमें एसीएल की इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एसीएल की इंजरी में ट्विस्टिंग मूवमेंट, या आप तेज़ी से भाग रहे हो और आपको रुकना पड़ जाए, या आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुकम्मल ना हो और आप खेल के मैदान में चले जाएं, या किसी किस्म का कोई ट्रॉमा जो कि बाइक की सूरत में भी हो सकता है या कुछ इस तरह की, तो आप एसीएल इंजरी की तरफ चले जाते हैं। एसीएल इंजरी के बाद क्या फीलिंग आती है? एसीएल इंजरी के बाद पेशेंट को फील आती है कि उसकी जॉइंट की स्टेबिलिटी नहीं रही, जॉइंट में लड़खड़ाहट सी शुरू हो गई है, और अगर वो चलता है तो उसकी नीचे वाली टांग यानी कि टिबिया का हिस्सा आगे की तरफ मूव करता है फीमर के हिस्से से या ऊपर वाली थाई के हिस्से से। स्टेबिलिटी के चांसेस कम होते हैं। जब एसीएल की इंजरी होती है तो यूजुअली पेशेंट पहले कंजर्वेटिवली ट्रीट किया जाता है, जिसमें एसीएल ब्रेस दे दी जाती है या फिजियोथेरेपी की तरफ लेके जाते हैं विद मेडिकेशन, या स्टीरॉयडल इंजेक्शन लगाते हैं। उसकी फाइंडिंग्स में अगर आप टेस्ट की तरफ जाएं तो पिवट शिफ्ट टेस्ट या एंटीरियर ड्रा टेस्ट की तरफ आपको निशानदही करती है एसीएल इंजरी की। फाइंडिंग्स में एमआरआई की तरफ चले जाते हैं आप, और बाद में आर्थ्रोस्कोपी इसको कंफर्म कर देती है कि एसीएल की इंजरी हो गई है, एसीएल रप्चर हो गया है या एसीएल टॉर्न हो गया। अब बात करते हैं सर्जरी की। एक कॉम्पिटेंट और रिस्पेक्टेड ऑर्थोपेडिक सर्जन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। ग्राफ्ट्स लिए जाते हैं। मोस्ट कॉमन गोल्ड स्टैंडर्ड जो ग्राफ्ट है वो पटेलर टेंडन ग्राफ्ट समझा जाता है। ग्राफ्ट से मुतालिक डिटेल से हम एक वीडियो बाद में बताएंगे और हम बताएंगे कि किसकी एफिकेसी कितनी है और किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन दो तरह से की जाती है, एक ओपन प्रोसीजर के साथ और एक आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर के साथ। ओपन प्रोसीजर के साथ जब एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको एक्सरे में स्क्यूज वाजिया नज़र आते हैं, और ओपन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद एक ब्लड की ड्रेन भी लगा दी जाती है। नी इमोबलाइजर पहले दिन से लगा दिया जाता है और पेशेंट को पार्शल वेट बेरिंग एज टॉलरेटेड विद एक्सिलरी क्रचेस चलाया जाता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। यूजली पहला दिन आईसीयू में नहीं होता, वार्ड में ही पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है या रूम में शिफ्ट किया जाता है। तो पहले दिन ही उसकी वेट बेरिंग एज टॉलरेटेड उसको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है। बायलैटरल एक्सिलरी क्रचेस का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ पेशेंट को चलाना शुरू कर दिया जाता है। पेशेंट ने नी इमोबलाइजर लगाया होता है। पेशेंट की एक्सरसाइज में एंकल पंप्स, आइसोमेट्रिक्स, एक्टिव असिस्टेड एसएलआर, जो कि ज़्यादा बेहतर है कि पहले दिन ही आप एसएलआर को 45 डिग्री तक मेंटेन कर लें तो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्टिव असिस्टेड या एक्टिव एबडक्शन करवाई जाती है। नी बैंडिंग, नी आरओएम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। तो जब ओपन प्रोसीजर होता है तो उसमें नी आरओएम होल्ड की जाती है फॉर 10 to 15 डेज। 10 से 15 दिन के लिए ओपन प्रोसीजर में नी आरओएम को रोक लेते हैं। जो वाजिया डिफरेंस ओपन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन और आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में है वो सिर्फ ये है कि आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में पहले दिन ही कोशिश की जाती है कि 70 डिग्री से 90 डिग्री तक नी आरओएम इन ए वेरी कंट्रोल्ड मैनर ले ली जाए। ओपन प्रोसीजर में हम चूंकि बाद में आरओएम लेते हैं तो उसकी नी स्टिफनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर में हम आरओएम पहले दिन से लेते हैं तो उसके चांसेस कम होते हैं। अलबत्ता स्टेबिलिटी ओपन प्रोसीजर की थोड़ी सी ज़्यादा समझी जाती है। 15 दिन के बाद टांगे खोल दिए जाते हैं, चाहे वो ओपन एसीएल है चाहे वो आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल है। पहले 15 दिन की मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज में हमने रूटीन में इन्फ्लेमेशन को सेटल करना है, हमने क्रायोथेरेपी करनी है, एलिवेशन विद एंकल पंप्स करने हैं,
और कंप्रेशन बैंडेज तो ऑलरेडी उसमें होती है। जो आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल है उसमें यूजुअली 3 स्टिचेस लगे होते हैं, जो कि एक आध ड्रेसिंग के बाद उनके ऊपर सनी प्लास्ट भी लगा दी जाती है। ओपन प्रोसीजर में एक वाज़ेह इंसिजन दिया जाता है और स्टिचेस की तादाद ज़्यादा होती है। 15 दिन के बाद स्टिच रिमूवल हो जाता है। पहले 15 दिन वेट बेरिंग एज टॉलरेटेड विद एक्सिलरी क्रचेस मोबिलाइज किया जाता है। पेशेंट वॉशरूम चला जाता है, पेशेंट अपनी बैठ के खाना खाना शुरू कर देता है। पेशेंट साइड लाइन दोनों तरफ ले सकता है, कोई उसमें मुज़ायका नहीं है। जो असल सूरत हाल पेश आती है वो टांगों के बाद आती है। जब टांके खोल दिए जाते हैं 15 दिन के बाद, तो अब मरहला शुरू हो जाता है नी आरओएम का। नी आरओएम चूंकि आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल में पहले दिन से ले ली जाती है, तो वो फर्स्ट 15 डेज तक 90 डिग्री तक उसको मेंटेन किया जाता है। जबकि ओपन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में हम 15वें दिन या 10वें दिन उसको स्टार्ट करते हैं नी आरओएम को। एक्टिव हील स्लाइडर या सीपीएम पे इसको डाल दिया जाता है, जो कि आपकी नी आरओएम को ज्यादा बेहतर तरीके से करने में मदद करता है। आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल में 4 हफ्ते में ऑलमोस्ट उसकी बेंडिंग 120 डिग्री तक मेंटेन हो जाती है। ओपन प्रोसीजर में भी कोशिश ये की जाती है कि 120 डिग्री तक आरओएम को मेंटेन कर लिया जाए पहले 4 हफ्तों में। अब मरहला आया कि एक्सिलरी क्रचेस कब छुड़वानी है, नी मोबिलाइजर कब छुड़वाना है। यूजुअली 20 से 25वें दिन, यानी कि आपका जो 3rd वीक से 4th वीक में सिंगल क्रच पे लेके आया जाता है, लेकिन इमोबिलाइजर रहने देते हैं। 4th वीक पे आके इमोबिलाइजर हटा दिया जाता है और 4th वीक के बाद आप सिंगल क्रच भी छोड़ देते हैं। 3rd वीक पे सिंगल क्रच, 3rd वीक के बाद आप 25वें दिन के करीब करीब आप नी इमोबिलाइजर उतरवा देते हैं और सिंगल क्रच आप चौथे हफ्ते में छुड़वा देते हैं। 120 डिग्री की आरओएम यहाँ पे मेंटेन की जाती है। साइड लाइन एबडक्शन यूजुअली हम आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल में पहले दिन से शुरू कर देते हैं, लेकिन ओपन प्रोसीजर में हम कोशिश करते हैं कि साइड लाइन एबडक्शन 15वें दिन के बाद शुरू की जाए। जब स्टिच आउट होते हैं तो एक्सरसाइज में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। हील रेज इसमें स्टार्ट कर देते हैं। क्लोज चेन एक्सरसाइजेस, इसमें स्क्वाट्स है, मिनी स्क्वाट्स है या हाफ स्क्वाट्स हैं, वो स्टार्ट कर दी जाती हैं 15वें दिन के ऊपर। लेकिन ओपन प्रोसीजर में वो हाफ स्क्वाट्स जो हैं वो मिनी स्क्वाट्स में तब्दील होती हैं, वो एकदम से इतनी नहीं आती। चौथे हफ्ते से लेकर छठे हफ्ते तक क्या होता है? चौथे हफ्ते से लेकर छठे हफ्ते तक पेशेंट की आरओएम 120 डिग्री से 135 डिग्री तक लेना जरूरी हो जाती है। शुरू में हम कंट्रोल्ड मैनर में आरओएम लेते हैं, जो कि एक्टिव असिस्टेड होती है। बाद में वो एक्टिवली हो जाती है और बाद में हम थोड़ा सा पैसिव भी उस पर जोर आजमाई कर लेते हैं। देखने में आया कि थेरेपिस्ट प्रोन लाइन में उसकी आरओएम को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोन लाइन का एक तरीका है, जब तक आपकी आरओएम 90 डिग्री से ऊपर ना जाए प्रोन लाइन में आप आरओएम मत ले, वरना इंजरी के चांसेस हो जाएंगे। इसमें एक एहतियात की जाती है, एक्टिव नी एक्सटेंशन। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में हमेशा एक्टिव नी एक्सटेंशन आप 4 हफ्ते के बाद लें। अगर आप 4 हफ्ते से पहले लेंगे तो नी के लिगामेंट की लैक्सिटी शुरू हो जाएगी। ये मेरा आपको मुफीद मशवरा है कि इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा। 4 हफ्ते के बाद आप उसकी एक्टिव नी एक्सटेंशन लेना शुरू करेंगे। 6 हफ्ते में 130 डिग्री तक अगर मुकम्मल आप नहीं करते, 130 से 135, तो नी स्टिफनेस इसका मतलब है कि उसमें मौजूद है। सर्जन एक आधा हफ्ता और वेट करते हैं, बाद में वो कहते हैं कि जी आप MUA करवा लें ताकि नी की आरओएम को मुकम्मल किया जाए। 6 हफ्ते के बाद उसकी रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो जाती हैं। रेजिस्टेड एक्सरसाइज करना पेशेंट शुरू कर देता है। चौथे हफ्ते के बाद पेशेंट की बैलेंस ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जो कि बॉसू बाल के ऊपर या मार्चिंग की सूरत में उसकी, या सिंगल लेग स्टैंडिंग की सूरत में एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में आप उसकी स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उसके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। 8वें हफ्ते के बाद पेशेंट को साइकिलिंग शुरू करवा दी जाती है। साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि आरओएम को मेंटेन करती है। स्टेयर ट्रेनिंग छठे हफ्ते के बाद उसकी स्टेयर ट्रेनिंग शुरू करवा दी जाती है, जो कि साइडवेज
भी होती है और सीधा बिल्कुल भी उसको स्टेपिंग करवाई जाती है। 8वें हफ्ते से लेकर 6 महीने तक का पीरियड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पीरियड होता है। 3 महीने के बाद आप लाइट सी एक्सरसाइजेस जो कि जिम एक्टिविटीज की सूरत में होती हैं वो आप शुरू करवा देते हैं, और 6 महीने से लेकर 12 महीने तक आप अग्रेसिव जिम एक्सरसाइजेस करवाते हैं जो कि बाद में पेशेंट को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ लेकर जाती हैं। 9वें से 12वें महीने की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद, जिम ट्रेनिंग और स्टेबिलिटी ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद पेशेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ आ जाता है और दोबारा खेलना शुरू कर देता है। ये तो थी इसकी रिहैबिलिटेशन। अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की रिहैबिलिटेशन करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। हर फिजियोथेरेपिस्ट उसको उस तरह नहीं लेता। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में अगर आपने एग्रेसिवली उसकी बैंडिंग स्टार्ट की तो हेमाटोमा डेवलप हो जाता है जो कि बाद में इंफेक्शन की सूरत में सामने आता है। पेन वेरी पेनफुल, और पेशेंट अपनी टांग जमीन पर नहीं लगा पाता। बाज़ औक़ात रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट होती है, पेशेंट की बॉडी उस ग्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करती और आप इन्फेक्शन की तरफ चला जाता है। कुछ हद तक डीवीडी के भी चांसेस होते हैं, लेकिन चूंकि ये यंग पेशेंट्स हैं वो एंकल पंप से कर पाते हैं और अर्ली मोबिलिटीज में होती है तो डीवीडी के इतने चांसेस नज़र नहीं आते। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं नी स्टिफनेस। नी स्टिफनेस के चांसेस एसीएल में अगर आप प्रॉपर रिहैब ना करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नी स्टिफनेस के अलावा एक चीज़ आती है एक्सटेंसर लैग। एक्सटेंसर लैग बहुत ज़्यादा एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में बढ़ जाता है। तो एक्सटेंसर लैग के लिए आपको उसकी टर्मिनल नी एक्सटेंशन चौथे हफ्ते के बाद शुरू करवाना और उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। चौथे हफ्ते के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ नी की एक्टिव एक्सटेंशन और टर्मिनल नी एक्सटेंशन है, उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है, वरना एक्सटेंसर नी एक्सटेंसर लैग डेवलप हो जाएगा जो कि बहुत पेशेंट को तंग करेगा। पेशेंट की स्टैंडिंग के ऊपर आप गेट ट्रेनिंग शुरू करवाएंगे। छठे हफ्ते के बाद अगर आप नहीं करवाएंगे तो पेशेंट चलते हुए लिम्प करेगा और अपना घुटना पूरा वो एक्सटेंशन में नहीं लेकर जाएगा। नी की स्टिफनेस की कॉम्प्लिकेशन अगर बढ़ जाती है तो पेशेंट की सर्जरी कामयाब नहीं समझी जाती और सारी ज़िंदगी थोड़ा थोड़ा नी बेंड करके चलता है। तो ये छोटी छोटी और कुछ ऐसी बातें थी जो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर थी। उम्मीद है कि मैंने आपको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर काफ़ी अच्छी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए या अंदाज़ा हो के मिस हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र कर सकते हैं। थैंक यू।